गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक सर्वनाम लेके आए हैं। अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, वो भेद कैसे बने हैं, उनमें से किस भेद का क्या काम है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्तिवाचक में आएगा, कौन सा जातिवाचक, कौन सा भाववाचक, कौन सा समूहवाचक, कौन सा द्रव्यवाचक, संज्ञा के कितने भेद, सब कुछ हमने संज्ञा के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, कैसे सर्वनाम बने हैं, क्यों बने हैं, सर्वनाम की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कौन कौन से शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, किन किन शब्दों को हम सर्वनाम बोल सकते हैं, क्या हर एक शब्द सर्वनाम है या फिर कुछ ही शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है, सर्वनाम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आज हम ये चीज़ें के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सर्वनाम। देखो, मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने से पहले बेटा आपको एक छोटी सी कहानी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, सर्वनाम कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। तो ये अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये जो कहानी है ये शिखा की है। शिखा एक लड़की है, ठीक है। उस शिखा की कहानी से हम समझते हैं कि सर्वनाम की क्या ज़रूरत है, कहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम शिखा की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कहानी है शिखा शिखा ठीक है। शिखा एक अच्छी लड़की है। शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है। शिखा के पिता एक वकील हैं। शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है। एक सिंपल सी एक छोटी सी शिखा के बारे में बताया गया कि भाई शिखा क्या है। तो इसमें बताया गया शिखा एक अच्छी लड़की है। शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है। शिखा के पिता एक वकील है। शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है ना। तो अब ये हम जैसे बार बार बोलते हैं, शिखा एक अच्छी लड़की है, शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, शिखा के पिता एक वकील है, शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो मैं बार बार ऐसे ही बोलूँ, जैसे अब हम शिखा की जगह राम को ले लें। राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम के पिता एक वकील हैं, राम के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, राम की माँ उससे बहुत प्यार करती है। ऐसे मैं मोहन के बारे में बोलूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कक्षा 5 में पढ़ता है, मोहन के पिता एक वकील हैं, मोहन के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, मोहन की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो हमारे मन में बार बार आएगा ना, मोहन 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 मोहन, शिखा 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 शिखा, राम 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 राम। क्या कोई ऐसा भी शब्द है जो इनको बदल दे? जैसे मैं बार बार राम 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 राम, शिखा 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 ना करके मोहन मोहन मोहन, इन शब्दों का बार बार यूज़ ना करूं और इनकी जगह कोई ऐसे शब्द आ जाएं जिससे इन वाक्यों का मतलब तो चेंज ना हो, लेकिन इनकी जगह दूसरे शब्द आ जाए जो बोलने में काफ़ी अच्छे लगे, है ना। जैसे अब मैं बार बार बोलता हूँ, शिखा एक अच्छी लड़की है, शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, शिखा के पिताजी वकील हैं, शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो क्या कोई ऐसे शब्द जो शिखा की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों से इन वाक्यों का जो अर्थ है वो ना बदले? कहीं मान ले मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दूं जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल जाए। तो क्या ऐसे कोई शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ तो ना बदले, लेकिन हाँ हम शिखा की जगह उन वाक्यों का, उन शब्दों का यूज़ कर ले? चलो आओ देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है। देखो बेटा, अब हमने आगे देखते हैं। ये शिखा है, ये एक कलर मैं रेडी कर लेता हूँ। ये शिखा है, ठीक है। ये शिखा की माता जी है और ये शिखा के पिताजी हैं, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं शिखा के बारे में। शिखा एक अच्छी लड़की है। वह
कक्षा 5 में पढ़ती है, तो यह वह किसके लिए आया है? शिखा के लिए। उसके पिताजी एक वकील है, किसके? शिखा के। वे उससे बहुत प्यार करते हैं, कौन? शिखा के पिताजी। उसकी माँ भी उससे बहुत अधिक प्यार करती, उसकी किसकी? शिखा की माता जी। तो क्या यहाँ पे जो ये शब्दों का यूज़ हुआ है, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे जो ये शब्दों का यूज़ हुआ है, वह, उसके, वे, उसकी, ये 4 शब्द, वह, उसके, वे, उसकी, ये शब्द हमने किसकी जगह पे यूज़ किए हैं? देखो ऊपर, ये हमने शिखा की जगह, ये शिखा था, शिखा, 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 तो शिखा की जगह हमने क्या यूज़ किया? सबसे पहले हमने शिखा को लिख दिया, शिखा एक अच्छी लड़की है। उसके बाद शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या यूज़ किया? वह कक्षा 5 में पढ़ती है। फिर उसके बाद क्या था? शिखा के पिताजी एक वकील हैं, तो हमने क्या किया? उसके पिताजी एक वकील हैं। फिर उसके बाद क्या था? शिखा के पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे हमने क्या था? वे उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर हमने लिखा शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है, तो उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। तो हमने यहाँ पे शिखा की जगह कुछ शब्दों का यूज कर लिया, ताकि हमें बार बार शिखा 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 ना बोलना पड़े। अब देखो हमने इसको क्या बोलते हैं कि शिखा एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है, उसके पिताजी एक वकील हैं, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है ना। तो हमने ये सीधा एक कुछ शब्दों का यूज कर लिया, वह, उसके, वे, उसकी, ये शिखा की जगह पे ये शब्द यूज हो प्रयोग में आ गए। तो अब आपको देखो कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लग रहा होगा बार बार। अब जैसे मैं राम को लेकर पढ़ूँ, राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिताजी एक वकील हैं, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है। तो देखो अब हमें बार बार राम 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कि मैं मोहन के बारे में बोलूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कक्षा 5 में पढ़ता है, मोहन के पिता एक वकील हैं, मोहन के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, मोहन की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो मैं बार बार मोहन 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 बोल रहा हूँ, इसकी जगह मैं ये सही बोल सकता हूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिता एक वकील हैं, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है। तो हमने यहाँ पे मोहन शब्द को हटा दिया और उसकी जगह हमने दूसरे शब्दों का यूज़ किया, वह, उसके, वे, उसकी शब्दों का। तो अब आप लोग सोचोगे सर ये मोहन की जगह हमने वह, उसके, वे या उसकी या इस तरह के जो हम शब्दों को यूज़ करते हैं हम क्या बोलते हैं, है ना। तो बेटा इन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम, इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है। तो अब आप लोग ये देखो, सबसे पहले शिखा क्या था? हमने लास्ट क्लास में जाना, शिखा संज्ञा है। हमने पढ़ा था कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, हर एक चीज़ संज्ञा है ना। तो उसके बाद हमने संज्ञा के प्रकार पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि शिखा एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो शिखा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो देखा जाए तो शिखा क्या है? शिखा एक संज्ञा है। और हमने ये जो शब्द वह, उसके, वे, उसकी, ये हमने किसके जगह पे यूज़ करें? शिखा की जगह पे। और शिखा क्या है? संज्ञा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं उसे हम सर्वनाम कहते हैं? क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं? जैसे मान ले मैंने मोहन के बारे में बोला था, तो हमने पिछली जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था मोहन क्या है? मोहन एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा था, है ना। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब हमने मोहन की जगह क्या लिखा है कि वह, उसके, वे, उसकी। तो ये किसकी जगह पे आया है? मोहन की जगह पे। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मोहन संज्ञा था? तो संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि मोहन के स्थान पर ये शब्द आए हैं, वह, वे, उसके, उसकी, इस तरह के शब्द आए। तो क्या हम इन शब्दों का ऐसा बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं? क्योंकि हमने मोहन को हटा के मोहन की जगह ही तो रखे हैं ना, वह, उसके, वे, उसकी, इस तरह के शब्द। तो हमारे पास हिंदी व्याकरण की दृष्टि से एक परिभाषा तैयार हो गई, है ना बेटा। और वो परिभाषा क्या हुई तैयार हमारे पास? देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे हमने अभी देखा था, मोहन क्या था? संज्ञा। शिक्षा क्या थी? संज्ञा।
राम क्या था? संज्ञा। शिखा क्या थी? संज्ञा। तो अब आप लोगों को समझ में आया सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग होते हैं और सर्वनाम क्यों आते हैं? कहाँ पर प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। कहाँ पर प्रयोग होते हैं बेटा? संज्ञा के स्थान पर। तो आपसे कोई पूछे सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो सर्वनाम कौन कौन, जैसे ये सर्वनाम है, ठीक है, इसमें क्या है? संज्ञा के बदले इस्तेमाल होने वाला शब्द। इसमें मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, वह होगी, यह हो गया, वे हो गया, ये अप गलत लिखा हुआ यहाँ पे, आप हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मैं, हम, तुम, वह, वे, यह, आप, सब ये क्या है? सर्वनाम। अब आप सोचोगे सर ये कैसे यूज हो रहे हैं संज्ञा के स्थान पर, तो बेटा ये हम आगे देखेंगे कि कैसे, कहाँ पर हम मैं का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम का यूज़ करते हैं, कहाँ पर तुम का यूज़ करते हैं, कहाँ पर वह का यूज़ करते हैं, कहाँ पर वे का यूज़ होता है, कहाँ पर यह का यूज़ होगा और कहाँ पर आप का यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक हमें एक चीज़ पता चल चुकी है। क्या पता चल चुका है अभी तक हमें? अब हमें आप लोग बताओ बेटा, क्या पता चला अभी तक हमें? अभी तक हमें पता चल चुका है कि सर सर्वनाम क्या होता है। तो क्या होता है सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम? बताओ बच्चों, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग होते हैं? सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। बताओ बेटा राम, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सर मैं, हम, तुम, वह, वे, यह, आप। क्या इसके अलावा भी सर्वनाम होते हैं? हाँ बेटा, इसके अलावा भी सर्वनाम होते हैं। सर इसके अलावा और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? बेटा वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे सर्वनाम का यूज़ प्रयोग में आएंगे, कहाँ पर हम किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ जो हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम, उसके बारे में जाना। अच्छा तो चलो, अब हमें पुनीत बताएगा बेटा सर्वनाम के बारे में आपने क्या जाना। सर संज्ञा के स्थान पर, सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा। अब हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अब हमें अमन बताएगा। बेटा अमन बताओ, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? सर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तो अब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। ठीक है बेटा, चले आगे। ये देखो, ये सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द क्या है सर्वनाम की परिभाषा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये चीज़ तो हमने पहले सीख ली कि सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग होंगे? संज्ञा के स्थान पर होंगे। कहाँ पर प्रयोग होंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे। तो इसकी हमें एक परिभाषा क्या समझ में है सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या है सरल भाषा में। ये मैं इसको जूम करता हूँ, जैसे इसने एक समझा रखा है, सरल भाषा में समझिए। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बार बार नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बार बार नहीं लेना चाहते, जैसे हमने मोहन का नाम लिया कि मोहन आता है, मोहन जाता है, मोहन खाता है, मोहन पीता है, तो इन सब ये मोहन क्या था? संज्ञा। तो इसकी जगह पे हमने किन का यूज़ किया था? सर्वनाम का। जैसे कि इसमें देखो एक उदाहरण दे रखा है, राम स्कूल गया,
इसकी राम स्कूल गया, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? राम की जगह वह स्कूल गया कर सकते हैं ना, तो वह क्या हो गया? सरनाम। अब देखो लिखा वह बहुत होशियार है, वह बहुत होशियार है, तो ये वह किसके लिए आया होगा? भाई राम के लिए, श्याम के लिए, पुनीत के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये वाक्य है, पूरा वाक्य पढ़ते हैं हम। जैसे राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है, तो यहाँ पे ये वह है, ये किसके लिए आ रहा है? आप बोलोगे सर ये तो राम के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा राम के लिए? क्योंकि सर राम स्कूल गया और वह बहुत होशियार है। राम स्कूल गया और वह बहुत होशियार है, तो यहाँ पर वह ये जो है, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पर जो ये वह है, वह ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? सीता बोली सर मैं बताऊं? बताओ बेटा सीता आप बताओ। सर ये वह राम के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि राम स्कूल गया और वह बहुत होशियार है। बहुत अच्छे बेटा। तो हमने क्या जाना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है। हमने अभी भी देखा राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है। इसकी जगह हम वह की जगह ये भी लिख सकते थे कि राम स्कूल गया, राम बहुत होशियार है। तो 2 बार राम आया, लेकिन हमने यहाँ पर राम ना लिख के हमने वह का प्रयोग किया कि राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है। तो यह वह किसके लिए आया है? राम के लिए। और ये वह क्या हुआ? सर्वनाम। अब देखो इसमें जैसे हमने ये नीचे लिख के बता भी रखा है कि यहाँ जो वह शब्द राम के स्थान पर आया है, इसीलिए यह सर्वनाम है। राम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आया? सर्वनाम। तो राम के स्थान पर क्या है? वह है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? वह है। बहुत अच्छे बेटा। मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं किसके लिए आया? यहाँ पे मैं सर अपने आप के लिए आया है, अपने स्थान पर आया है। मैं अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुलदीप खेल रहा है, लेकिन कुलदीप नहीं बोल के मैंने बोला मैं खेल रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो मैं है ये सर्वनाम हुआ। तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ बताओ? सर यहाँ पर तुम हुआ, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आया है तुम। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमने क्या समझा कि संज्ञा की जगह जो आए वही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो आए, यहाँ पे हम जगह भी लिख सकते हैं, स्थान भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम स्थान भी लिख सकते हैं, स्थान। संज्ञा के स्थान पर जो आए वही सर्वनाम है। ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया हो कि सर्वनाम क्या होता है? सबको आ गया? बहुत अच्छा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ याद रखने वाली चीज़ें कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो बेटा, सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। तो चलो, समझ में नहीं आया तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? अब मैं बोलूँ कुलदीप खाना खाता है, कुलदीप आता है, कुलदीप जाता है, कुलदीप विद्यालय जाता है, कुलदीप खेलने जाता है, कुलदीप पानी पीने जाता है, कुलदीप सोने जाता है, कुलदीप खाना खाने जाता है। तो यहाँ पर बार बार कुलदीप 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 ये यूज हुआ है ना। वहीं पर मैं क्या बोलूँ? कुलदीप खाना खाने जाता है, वह सोने जाता है, वह खेलने जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नहाता है, वह कपड़े धोता है। तो यहाँ पर वह किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? कुलदीप के लिए। तो हमारे पास जो भाषा है वो अच्छी हो गई, क्योंकि हम बार बार कुलदीप 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 बोलते, उसकी जगह हमने कुछ शब्दों का यूज़ कर लिया। तो अब हमें बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि भाई राम एक लड़का है, राम 5 साल का है, राम खाना खाता है और राम सो जाता है। वहीं पर मैं बोलूँ राम एक लड़का है, वह खाना खाता है, वह 5 साल का है, वह सो जाता है।
तो इसमें हमें कौन सी भाषा हमारी सबसे सुंदर, सबसे अच्छी लग रही है? सर जो हम वह करके बोल रहे हैं वो। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश शाबाश। तो इससे हमें क्या पता चला कि सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए भी किया जाता है। अब दूसरा है, क्या जो सर्वनाम शब्द हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मतलब कि के हिसाब से बदले जा सकते हैं? क्या एक लड़के के हिसाब से और एक लड़की के हिसाब से भी सर्वनाम बदला जा सकता है? तो आप लोग बताओ। आप लोग बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो बेटा, नहीं पता तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो सर्वनाम होते हैं वो लड़का और लड़की के हिसाब से भी बदले जाएंगे। देखो अब हम इसको एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं किसके लिए आ रहा है? मैं खाता हूँ मतलब किसी लड़के के बारे में बात करी जा रही है। मैं खाता हूँ, है ना? इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि किसी लड़के की बात हो रही है। वहीं पर मैं खाती हूँ, तो ये किसके बारे में हो रहा है? किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। तो देखो मैं खाता हूँ के लिए भी मैं ही आया, मतलब लड़के के लिए। मैं खाती हूँ इसके लिए भी क्या आया? लड़की के लिए। तो मैं खाती हूँ ये लड़की के लिए आया है, तो इसमें भी क्या हुआ? मैं। और यहाँ पे भी खाता हूँ किसके लिए? लड़के के लिए, तो इसमें भी क्या आया? मैं। ऐसे ही देखो आगे, वह पढ़ता है, तो ये किसके लिए है? किसी लड़के के बारे में बात करी जा रही है। और वह पढ़ती है, ये सर किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पर वह पढ़ता है उसके लिए भी वह का प्रयोग किया गया। वह पढ़ती है, यहाँ पे भी वह ही आया। वह पढ़ता है ये किसी बॉय के लिए मतलब लड़के के लिए था। वह पढ़ती है ये किसी गर्ल के लिए था। तो यहाँ पर बॉय के लिए भी वह का यूज़ हुआ और गर्ल के लिए भी वह का यूज़ हुआ। किसी लड़के के लिए भी मैं का यूज़ हुआ और किसी लड़के के लिए भी मैं का यूज़ हुआ। तो इससे हमने क्या समझा कि क्या सर्वनाम लड़का और लड़की पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से चेंज होते हैं? नहीं सर, चेंज नहीं होते। बहुत अच्छा बेटा, क्यों नहीं होते? फिर आप लोग मुझे बताओगे। क्योंकि सर मैं खाना खाता हूँ, ये लड़का ही बोल सकता है। सर मैं खाना खाती हूँ, ये लड़की भी बोलती है। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए आया। तो इस हिसाब से हमने क्या समझा कि जो सर्वनाम होता है बेटा वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसा ही होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे पुल्लिंग बोले चाहे स्त्रीलिंग बोले, दोनों के लिए सर्वनाम एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब आप लोग एक एक दो उदाहरण लिखना जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हो और जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है बेटा। अब आगे क्या है कि जो सर्वनाम, क्या सर्वनाम एक वचन और बहुवचन रूप में भी होता है? तो आप लोग देखोगे सर एक वचन का मतलब, बेटा देखो एक वचन का मतलब एक, और बहुवचन का मतलब जो एक से ज़्यादा हों, जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बात करी जाए। तो क्या जो सर्वनाम है वो एक वचन में मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए और बहुवचन में मतलब किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए क्या अलग अलग सर्वनाम होते हैं? या जैसे हमने ऊपर देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही जैसा सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक जैसा ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो सर्वनाम है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसा होता है। तो क्या ऐसे ही जो सर्वनाम होता है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा होता है या अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो अब हम क्या देखेंगे कि जो सर्वनाम है वो एक वचन और बहुवचन में क्या एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। ठीक है बेटा। तो अब देखो जैसे एक वचन है, एक वचन में क्या है? मैं मतलब मैं अपने अकेले आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपने अकेले के लिए बात कर रहा हूँ तो क्या आ गया? मैं। तुम मतलब मैं किसी दूसरे इंसान को बता रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ राम तुम खाना खा लो, तो मैंने राम के बारे में बात करी है कि राम तुम खाना खा लो। तो मैं राम को बोल रहा हूँ कि तुम, तो राम यहाँ पे कितना? एक। मतलब तुम क्या हो गया? एक वचन के लिए। मैं बोलूँ कि वह गया, वह गया, तो कितना आदमी थे जो गए? आप बोलोगे सर वह गया, तो इसका मतलब तो कोई एक आदमी था, तभी तो वह आया कि वह गया। मैं बोलूँ यह मेरी किताब है,
तो यहाँ पे कितनी किताबों की बात हो रही है मेरी किताब है। मतलब आप बोलोगे सर ये तो मैं एक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक किताब है, यह मेरी किताब है। ऐसे मेरा, उसका, उसे आदि, बेटा ये सारे एक वचन में यूज होते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए। जैसे ये उसका फ़ोन है, ठीक है, मैं बोल दूँ भाई राम ये शाम का फ़ोन है, ठीक है, राम ये शाम का फ़ोन है, और वहीं पे मैं बोल दूँ राम ये उसका फ़ोन है, किसका, शाम का, तो किसी एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है। तो इसी तरह मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे, ये एक वचन सर्वनाम है। क्या हम इनको बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं? देखते हैं। मैं, क्या हम इस मैं को एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ मैं गया, तो क्या मैं एक के लिए होगा एक से ज़्यादा के लिए? सर मैं तो हमेशा एक के लिए ही प्रयोग होगा। तो बेटा हम एक से ज़्यादा के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर हम एक से ज़्यादा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या? हम गए। मैं बोलूँ मैं गया, मतलब मैं चला गया। एक आदमी के बारे में बात हुई, हम गए, मतलब हम के अंदर मैं भी तो आया, मैं आया और मेरे साथ और भी कोई व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं, तो हम गए, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए बात आई, ठीक है। उसके तरह इसी तरह वह गया, मतलब जो कोई एक आदमी था, जैसे शाम गया तो वह गया, वहीं पे हम वह के लिए क्या बोलेंगे, वे गए, तो वे क्या हो गया, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए, तो वे क्या हो गया, बहुवचन। ऐसे यह किताब मेरी है, इसका क्या बन जाएगा, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं, मतलब एक से ज़्यादा किताबों के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह मेरा, तो मेरा का क्या बन जाएगा, हमारा, हमारा क्या हो गया बेटा, बहुवचन। उसका, उसे, इसका क्या बन जाएगा, उन्हें, भाई उसे ही किताब दे दो, मतलब कोई एक व्यक्ति है उसे किताब पहुंचा दो, उन्हें ही किताब दे दो, उन्हें मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि मोहन और सोहन दोनों को किताबें देनी है, तो मैं क्या कहूँगा, उसे किताब दे दो। सर दो बैठे हैं, मोहन सोहन, किसे दे दूँ? अरे उसे दे दे। सर किसे दे दूँ? उसे दे दे। सर किसको दूँ मैं किताब? फिर मैं बोलूँगा एक काम कर, तू मोहन को दे दे, है ना, तो दोनों में से किसी एक के बारे में बात हुई, तो मैं उसे दे दे, मतलब मोहन को दे दे। फिर सोहन, सर सोहन को बोला है आपने उसे या आपने मोहन को बोला है, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो हमें क्या पता चला, उसे एक वचन है, किसी एक व्यक्ति के लिए होगा। अब वहीं पे मोहन और सोहन दोनों बैठे हैं, मैं कहूँ उन्हें किताब दे दे, अच्छा उन्हें, मतलब सर ने दोनों के बारे में बात की है, तो क्या हुआ, बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उन्हें यूज किया जाता है। तो इसी तरह करके मैं, तुम का क्या बनेगा बेटा, आप, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे, आदि, ये सारे एक वचन हो गए। इनको हम बहुवचन में बदलेंगे तो मैं का हम, तुम, मतलब तुम का बहुवचन क्या होगा, आप, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये, मेरा हमारा, उसका, उसे, उन्हें। ये सारी चीज़ें हम अब और आगे पढ़ेंगे कि इनको कैसे एक वचन बनाते हैं, कैसे बहुवचन बनाते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, यह, वह, ये, वे, ये सारे कितने तरह के होते हैं, क्या एक सर्वनाम होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, या बहुत सारे होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम कितने होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वनाम ही क्या होते हैं, है ना बेटा। तो देखो सर्वनाम वैसे हिंदी के अंदर मूल 11 सर्वनाम होते हैं। इन 11 सर्वनामों से फिर हम और भी सर्वनाम बनाते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो 11 हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा ये हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, वाक्य में इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर तुम सर्वनाम आएगा, कहाँ पर वह सर्वनाम आएगा, कहाँ पर जो सर्वनाम आएगा, कहाँ पर सो सर्वनाम आएगा, कहाँ पर कौन सर्वनाम आएगा, कहाँ पर कोई सर्वनाम आएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर कौन से सर्वनाम आते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता चला कि जो सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है,
सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसा ही रहता है। मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसा होता है। और सर्वनाम के दोनों में दो होते हैं, मतलब वचन में, एक वचन में भी होते हैं सर्वनाम और बहुवचन में भी सर्वनाम होते हैं। ठीक है बेटा, सर्वनाम एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी होगा। अब एक वचन में कौन कौन से सर्वनाम हैं? मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे। बहुवचन के कौन से हैं? हम, आप, वे, ये, हमारा, उन्हें। अब हम इन्हें आगे देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला हमारा आ गया सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जैसे मैंने आपको संज्ञा के अंदर बताया था कि संज्ञा परिवार का मुखिया था और उसके 5 बेटे थे। तो इसी प्रकार करके सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने बेटे होते हैं बेटा? सर्वनाम के 6 होते हैं। सर्वनाम के जैसे आपके पापा के 2 बेटे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 2 बेटे 1 बिटिया भी हो सकती है, 2 बेटे 4 बेटी भी हो सकती हैं, 1 बेटा 5 बेटी भी हो सकती हैं। तो इसी तरह करके हमने देखा था कि सर्वनाम के कितने संज्ञा के कितने भेद थे। संज्ञा के सर 5 भेद पढ़े थे हमने, मतलब 5 थे जिनके कार्य सबके अलग अलग थे। इसी तरह बेटा सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या प्रयोग है, उन 6 वेदों को हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं, उन 6 वेदों का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा सर्वनाम कैसा है, क्या जो यह वह ये वे जो सो कौन, क्या ये इन 6 के 6 सर्वनामों में आएंगे या इनसे अलग आएंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं बेटा? देखो सबसे पहले होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से सर्वनाम को हम निजवाचक बोलते हैं, किसको निश्चयवाचक बोलते हैं, किसको अनिश्चयवाचक, किसको प्रश्नवाचक, किसको संबंधवाचक, किसको पुरुषवाचक। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किन शब्दों के स्थानों पर किया जाता है। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सर्वनाम के क्या क्या भेद होते हैं, ये सब कुछ हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने बस इतना जाना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग जो पढ़ा है उसे पढ़ना, इनके अपने नोट्स बनाना और उसके बाद फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो बेटा, बाय बाय।